सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित विषय के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न आप सही करके आए परीक्षा में, बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों 25 नंबर में से आपके जो 5 नंबर होते हैं, 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है और यह आपको पासिंग मार्क तक पहुंचाता है। यह जो 5 नंबर होते हैं, यह आपको पासिंग मार्क तक पहुंचाते हैं, आपकी बैक लगने से बचाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न। सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सभी प्रश्न हम लोग तेजी में सॉल्व करेंगे, लेकिन एक एक प्रश्न मैं आपको समझाते हुए भी चलूंगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, 3125 का घातीय संकेतन है, मतलब कि एक संख्या दी हुई है, इसको घात के रूप में आपको लिखना है। अब संख्या है दोस्तों 3125, तो इसको आप किस प्रकार से निकाल सकते हो? इसके जितने भी गुणनखंड है उसको आप निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 5 से भाग जाएगा क्योंकि अंत में 5 है, तो 6 बार हासिल लगा 1 2 और 1 बार 5, फिर 5 से फिर जाएगा 1 2 और 5 125, फिर 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से एक बार 5 को काट देंगे, एक बार में कट जाएगा। अब देखिए 3 5 यहाँ है और 2 यहाँ, यानी कि 5 के घाते 5 यहाँ पे आ जाएगा। 5 का 5 बार आप गुणा करोगे तो 3125 आपको संख्या मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या को घात के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 2, किस संख्या का घन 64 है? तो किस संख्या का घन, किसी संख्या का घन 64 है, मतलब कि किसी संख्या का अगर हम 3 बार गुणा कर रहे हैं तो 64 मिल रहा है, यानी कि 4 का गुणा जब हम 3 बार करते हैं तो हमें 64 मिलता है। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात देखिए प्रश्न संख्या 3 है, ऋण 5/9 का घन है। ऋण 5/9 का घन यानी कि ऋण 5/9 का क्यूब। ठीक है, तो ऊपर देखिए ऋण 5 का गुणा 3 बार होगा तो विषम बार गुणा हो रहा है ऋणात्मक संख्या का, तो ऋण आएगा। ऋण 125/9 का गुणा होगा 3 बार तो आएगा 729, तो ऋण 125/729 सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए किस में दिया है, ऑप्शन द में दिया गया है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में दिया है क्यूब रूट ऑफ 125 गुणे 343। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 125 को कितना लिख सकते हैं? 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और 343 को कितना लिख सकते हैं? 343 को 7 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, अब चाहे तो हम लोग इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 5 का क्यूब, फिर 3 घात की करनी क्यूब रूट ऑफ 7 के घाते 3। अब क्यूब रूट लगा है और जो अंदर संख्या उसकी घात 3 है, तो उसको एज इट इज बाहर निकाल लेंगे। 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ 7 बाहर आ जाएगा, तो 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा उत्तर हमारा। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 0.000008 का घनमूल है। अब दोस्तों दशमलव संख्या का जब भी आप दशमलव संख्या में गुणा करते हो, अब यहाँ पे घनमूल आपसे पूछ रहा है, तो वह संख्या हमें निकालना है जिस संख्या का हम 3 बार गुणा करें तो हमें यह संख्या प्राप्त हो जाए। अब दोस्तों दशमलव संख्याओं का जब आप गुणा करते हो, जैसे 0.1 का गुणा 0.1 में आप करें, तो जो दशमलव वाले स्थान होते हैं वह बढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ 1 स्थान पे दशमलव था, यहाँ 2 स्थान पे लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझोगे तो 0.2 का आप 3 बार अगर गुणा करोगे तो वह कितना आएगा? 0.008 आएगा, और 0.02 का आप 3 बार गुणा करोगे तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है वह आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस संख्या का घनमूल क्या हो जाएगा? 0.02। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 256/441 का वर्गमूल है। तो 256 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर इसको लिख दीजिए, और 441 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 16 का स्क्वायर बटे 21 का स्क्वायर, या फिर अंडर रूट 16/21 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 16/21 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 0.09 का वर्गमूल है। तो
अभी मैंने बताया आपको 0.3 का आप 2 बार गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 0.09। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन आ वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है 0.1 का वर्ग क्या होगा। 0.1 का वर्ग करना है यानी कि 0.1 का आप 0.1 में गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.01। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है 0.3 का क्यूब है। तो 3 का अगर आप लोग गुणा करते हैं 3 बार तो ये आता है 27 और देखिए एक अंक पे दशमलव था तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा तो 0.27 आ जाएगा यहाँ पे मान और ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए शून्य का वर्गमूल है। प्रश्न संख्या 10 में पूछ रहा है शून्य का वर्गमूल है तो अंडर रूट में अगर आप शून्य लिखते हो तो शून्य ही मिलेगा। शून्य का वर्गमूल शून्य होता है तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद है प्रश्न संख्या 11 है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूर्ण वर्ग है ठीक। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो 6 अंकों की सबसे पहले तो आप सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1 आप लिख लेंगे और उसके आगे आप 5 जीरो लिख देंगे तो ये हो जाएगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये सबसे छोटी संख्या है। अब हमसे क्या पूछ रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमें वह संख्या निकालना है जो सबसे छोटी संख्या तो हमें मिल गई 6 अंकों की। जो अब या तो ये संख्या होगी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अगर यह पूर्ण वर्ग होगा यह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर यह पूर्ण वर्ग भी होता है तो यही हो जाएगा 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन अगर यही नहीं होगा तब इसके आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। देखिए यह है 1 लाख फिर उसके बाद इसकी जो क्रमागत संख्याएं होंगी 1 लाख 1 को हम लोग चेक करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। फिर इसी प्रकार से 1 लाख 2 को चेक करेंगे ठीक। तो इस प्रकार से जब आप चेक करोगे तो आप एक अंदाजा लगाओ। जैसे अगर 300 का वर्ग हम लोग करते हैं 300 का वर्ग करते हैं तो 3 का गुणा 2 बार करेंगे 9 और उसके बाद 4 जीरो आप लिख लीजिए तो 90,000 आता है 300 का वर्ग। इसी प्रकार से आप 316 का वर्ग करोगे तो 316 का वर्ग आता है दोस्तों 99,856 ठीक। और 317 का वर्ग आप करोगे 317 का आप वर्ग करोगे तो ये आता है 1,04,89 ठीक। 317 जो है दोस्तों यह इसका जो वर्ग होगा वह सबसे छोटी 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा 1,04,89 यह 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसके बाद देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 5 बार आप 9 लिख दीजिए यानी कि 99,999 यह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब इसी से या तो यह हो जाए पूर्ण वर्ग संख्या तब हम इससे बोल देंगे कि 5 अंकों की यह बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर हम धीरे धीरे पीछे आएंगे क्योंकि अगर आगे जाएंगे क्रमागत संख्याओं में आगे जाएंगे तो यह 5 अंकों से 6 अंकों की हो जाएगी। 99,999 जो है वह 1 लाख हो जाएगा ठीक। इसलिए अब हमें पीछे आना धीरे धीरे तो हमें क्या मिलेगा 316 का वर्ग मिलेगा 99,856 जो कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सा जो दिया गया है 99,856 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। अब पूर्ण घन संख्याएं आपको पता है वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या को 3 बार गुणा करके निकाली जाती हैं या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं जिनका घनमूल एक प्राकृतिक संख्या होती है ठीक है। तो पूर्ण घन संख्याएं अगर हम लिखें तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। इसी प्रकार से अगर हम 10 का क्यूब लिखें तो कितना होता है 1000 होता है ठीक। तो अब देखिए 1 का क्यूब 1 और 10 का क्यूब 1000। अब 1 से 1000 के बीच में आपको
सारी संख्याएं 1 से 1000 तक की सारी संख्याएं आपको मिल गई यहाँ पे। अगर 1 का वर्ग करेंगे आप, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इसी प्रकार 10 का वर्ग करेंगे तो आपको 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं मिल जाएंगी। यानी कि कितनी संख्याएं मिलेंगी? 10 संख्याएं आपको मिलेंगी जो कि 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्याएं होंगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन होगी? तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या जो होती है वह 1 होती है। यानी कि 1 का आप घनमूल निकालते हैं तो आपको प्राकृतिक संख्या मिलती है, 1 ही मिलता है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, तो वह होगा 1। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, 201 का वर्ग गुणे 200 ऋण 200 के घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है, कितना आएगा? यहाँ से आपको देखने में टफ लग रहा होगा कि हमें बहुत सारा गुणा करना पड़ेगा, फिर 200 का 3 बार गुणा करके हमें घटाना पड़ेगा, लेकिन इसे आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। देखिए प्रश्न में दिया गया है 201 का वर्ग गुणे 200 और ऋण 200 का क्यूब। अब इसे आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं? देखिए दोनों जगह आपको दो पद हैं, एक पद ये है जिसमें 201 का वर्ग गुणे 200 है और ऋण दूसरा पद है ये 200 का क्यूब। तो दोनों जगह 200 है तो 200 आप कॉमन ले लीजिए, क्या मिल जाएगा? 201 का वर्ग ऋण 200 का वर्ग। ठीक, अब 200 कॉमन आपने ले लिया, यहाँ पे 200 का वर्ग है ऋण, फिर यहाँ पे 201 का वर्ग है और ऋण 200 का वर्ग है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस तरीके से कुछ आपको फॉर्मूले के रूप में यह दिख रहा होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होता है, a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, तो यही फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, आसानी से आप हल कर पाओगे। 200 गुणे 200, 201 a है और 200 b है, तो 201 धन 200 और दूसरे ब्रैकेट में 201 ऋण 200, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 200 और ये हो जाएगा 401, 201 धन 200 401 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 201 ऋण 200, एक हो जाएगा। अब आगे आप देखो तो 200 का गुणा आप कर लो 401 में, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। 200 का गुणा 401 में करोगे तो ये हो जाएगा 802 और 2 शून्य, यानी कि 80,200। जो वैल्यू आपको मिल जाएगा 80,200 मिल जाएगा। आसानी से आपने हल कर लिया, ऑप्शन बा जो हो जाएगा 80,200, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है? तो युगपत समीकरण, युगपत समीकरण क्या होता है? युगपत समीकरण होता है ऐसे रेखीय समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, दो वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? युगपत समीकरण कहते हैं। ठीक, तो युगपत समीकरण को दो विधियों से हम लोग हल कर सकते हैं। पहला जो होता है वह प्रतिस्थापन विधि या फिर जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड इंग्लिश में बोलते हैं, और दूसरा होता है विलोपन विधि जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो दो मेथड होते हैं, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 2 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से क्रमशः 1 घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। यदि उनके अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ दें तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, वह भिन्न है। अब यहाँ पे आप पहले तो ऑप्शंस से देख लो, ऑप्शंस में पहले तो जो भी ऑप्शन में आपको वैल्यूज दी गई हैं वह उस भिन्न की वैल्यूज दी गई हैं जिसमें अंश और हर में से अगर 1 हम घटा दें तो उसकी वैल्यू 1/5 हो जाएगी। और क्या दिया गया है? अगर हर और अंश और हर में 1 जोड़ दें तो 1/3 वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो अब आप चेक करिए, देखिए अंश और हर में से दोनों में से 1 घटा दीजिए, तो यहाँ पे आ ऑप्शन में क्या मिल जाएगा? 1/8 और बा ऑप्शन में देखिए क्या मिल जाएगा? 2/12 यानी कि 1/6 मिल जाएगा। और सा ऑप्शन में देखिए तो 3/12 मिलेगा यानी कि 1/4 मिल जाएगा। और दा ऑप्शन में देखिए 1 घटाएंगे तो 2/10 यानी कि 1/5 मिल जाएगा। अब देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा
कि कहाँ पे आपको सही उत्तर मिल रहा है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि अगर जो भिन्न है उसमें से हम अंश और हर में से एक एक घटा दें तो 1/5 मिल रहा है। तो ऑप्शन द में हमें 1/5 मिल रहा है, तो ऑप्शन द यहाँ पे सही हो जाएगा। यह पहला मेथड है। और जब आपसे यह प्रश्न बहुविकल्पी में पूछे, अब इसी प्रकार का प्रश्न आपसे लघुत्तरी में भी पूछ सकता है, ठीक है, तब वहां पे आप कैसे हल करोगे? वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको मान लेना है कि भिन्न x बटे y है, ठीक। अगर हम लोग भिन्न माना भिन्न बराबर x बटे y, ठीक, यह आपने मान लिया। अब आपको दो बातें बताई गई हैं प्रश्न में, अगर भिन्न के अंश और हर में से एक एक घटा देते हैं, यानी कि x ऋण 1 और y ऋण 1 अगर हम कर देते हैं तो हमें कितना वैल्यू मिल जाता है? हमें वैल्यू मिल जाता है 1/5, ठीक। और अब दूसरा जो हमसे कहा गया है वह कहा गया है x धन 1 और y धन 1, अंश और हर में अगर हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो वैल्यू हमको कितना मिल जा रहा है? वैल्यू हमको 1/3 मिल जा रहा है। यह दो बातें हमसे कही गई हैं प्रश्न में। इन्हीं दोनों बातों से हमने यहाँ क्या बना लिया? समीकरण बना लिया। अब इसी के मदद से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, जो पहला आपसे कहा गया था प्रश्न में, x माइनस वाई बाई y माइनस वाई बराबर कितना? 1/5। अब इसको अलग रूप में आप कैसे लिख सकते हो? देखिए यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हो? तिर्यक गुणा कर सकते हो, ठीक। तिर्यक गुणा आप कर दोगे तो यह समीकरण क्या बन जाएगा? देखिए x ऋण 1 में गुणा हो जाएगा 5 का, और y ऋण 1 का गुणा हो जाएगा 1 में, ठीक। अब इसे किस रूप में लिख सकते हैं? 5x ऋण 5, 5 का गुणा x ऋण 1 में होगा तो x में होगा तो 5x, ऋण 1 में होगा तो ऋण 5 हो जाएगा, y ऋण 1। अब इसे आप कितना लिख सकते हो? इसे आप y और ऋण 1 को बराबर किधर ले आओ तो ये हो जाएगा 5x ऋण y, और ऋण 1 इधर आएगा तो धन 1 हो जाएगा, और ऋण 5 में जुड़ जाएगा धन 1, यानी कि ऋण 4 बचेगा बराबर 0। यह आपका पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण आप इसके माध्यम से बना सकते हो। इसके माध्यम से आप दूसरा समीकरण बना लो। तो दूसरा समीकरण आपका जो आ जाएगा, आपको दिया गया है x धन 1 बटे y धन 1 बराबर 1/3। तो तिर्यक गुणा कर लीजिए, 3x + 3 बराबर हो जाएगा y + 1, या फिर आप इसे कितना लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो 3x - y + 2 बराबर 0। अब देखिए ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब दो समीकरण आपको मिल गए हैं, दो रेखीय समीकरण हैं। इनसे बहुत ही आसानी से आप x और y के मान को निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट हैं, जो गुणांक हैं y के, वह दोनों बराबर हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? दोनों ही -1 हैं, तो आप पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दीजिए विलोपन विधि से, तो आपको जो y का पद है वह एलिमिनेट हो जाएगा, विलुप्त तो हो जाएगा, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए मैं करके आपको दिखा देता हूं। देखिए पहला जो समीकरण है वह है 5x - y - 4 बराबर और 0। दूसरा समीकरण है 3x - y धन 2 बराबर 0। अब पहले समीकरण में से हम दूसरे समीकरण को घटा रहे हैं, तो जो सभी नीचे वाले समीकरण के चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। 3x जो हो जाएगा +3x और -3x हो जाएगा, -y + y हो जाएगा, और +2 -2 हो जाएगा। अब घटाइए, देखिए 5x में से ऋण 3x जाएगा तो 2x बचेगा, और ऋण y में y जुड़ जाएगा तो दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब -4 में -2 जुड़ेगा, यानी कि -6 बराबर 0। अब 2x बराबर 6 आपको मिल गया, यानी कि x का मान आपको कितना मिल गया? 3। x की वैल्यू आपको 3 मिल गई। अब यही वैल्यू आपको कहीं भी एक समीकरण में आप रख दीजिए। पहले समीकरण में आप रख दीजिए x की वैल्यू, आप पहले समीकरण में 3 रख दोगे तो 5 × 3 यानी कि 15 ऋण y ऋण 4 बराबर 0 हो जाएगा, और धन 15 में से ऋण 4 घट जाएगा, यानी कि 11 - y बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 11 हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू मिल गई वह 11 हमको मिल गई, और x की वैल्यू 3 मिल गई, यानी कि भिन्न हमको क्या मिल जाएगा? भिन्न जो हमने माना था x/y, वह हमको कितना मिल जाएगा?
x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 11, तो 3/11 यह वैल्यू आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों लघुत्तरीय में भी आपसे अगर यह प्रश्न पूछ लेता है तो आप हल करके बहुत ही आसानी से दिखा दोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। अब बास्केटबॉल का मैच होता है और टीम जो स्कोर करती है वही स्कोर यहाँ पे दिए गए हैं। 10 मैच के स्कोर आपको दिए गए हैं और इन 10 मैचों के जो अंक हैं उनकी माध्यिका आपको बताना है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालते समय मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्रम में लगा लेना होता है अंकों को। तो सबसे पहले आप क्रम में लगा लीजिए। देखिए आपको 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20 और 22 ये संख्याएं दी गई हैं। अब आप बढ़ते हुए क्रम में जब इनको लगाओगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। सबसे छोटी संख्या देखिए 8 दिया गया है, तो 8, 8 के बाद है 9, 9 के बाद देखिए क्या संख्या आ रहा है 10, 10, 10 के बाद दोबारा फिर 10 आ रहा है 10, और इसके बाद देखिए क्या संख्या आ रही है 11 आ रहा है, तो 11 लिख दीजिए। 11 के बाद देखिए आ रहा है 12 और फिर 12 के बाद क्या आ रहा है 13, तो 13 लिख लीजिए। इसके बाद संख्या है 19, 19 को आप लिख लीजिए और फिर है संख्या 20 और 20 के बाद है 22। ठीक, तो ये 10 संख्याएं हमने क्रम में लिख लिया। अब सम संख्या का माध्यिका, इवन नंबर्स का जो मीडियन होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, या क्रम में जब आपने लिख लिया है तो आप क्या कर सकते हो, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। आपको बीच वाली संख्याओं को पकड़ना है, बीच में चाहे एक संख्या आ रही हो चाहे दो संख्या आ रही हो, आपको उन संख्याओं को देखना है और आपको बाएं हाथ पे बराबर संख्याएं छोड़ देनी है और दाहिने हाथ में बराबर संख्याएं छोड़ देनी है। जब सम संख्याएं होंगी तो आपको बीच में दो संख्याएं मिलेंगी और लेफ्ट और राइट में बराबर संख्याएं मिलेंगी। अगर विषम संख्या होगी तो बीच में आपको एक ही संख्या मिलेगी। माध्यिका जब आपने क्रम से संख्याओं में, जब क्रम से आप संख्याओं को लगा लोगे आंकड़े जो दिए गए हैं, उसके बाद आपको अगर सम संख्या इवन नंबर्स हैं तो दो नंबर्स एक बीचों बीच मिलेंगे और बाकी अगल बगल आपको बराबर नंबर्स मिलेंगे। अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर्स हैं, तो आपको बीच में एक संख्या मिलेगी और अगल बगल बराबर नंबर्स मिलेंगे। जब लेफ्ट और राइट में आपने निकाल दिया तो बीच में जो दो संख्याएं मिल रही हैं सम के केस में, आपको बस इन्हीं दोनों संख्याओं को आपको जोड़ लेना है और इनका आधा कर देना है। ठीक, तो 11 धन 12 23, 23/2 यानी कि 11.5 आपको वैल्यू मिल जाएगी। यह बहुत ही आसानी से, जब बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिया रहे, आपको जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो आप निकाल सकते हो 11.2, या फिर आप सूत्र लगा लेते हो। जब सम होती हैं संख्याएं, जब दी गए आंकड़ों की जो संख्या होती है वह सम होती है, n की जो वैल्यू होती है वह सम जब होती है, इवन जब होती है, तो अब हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, माध्यिका का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं 1/2, आधा किसका, n/2 वें पद का प्लस n/2 प्लस 1, ये अलग से रहता है वें पद का मान। ठीक है, इन दोनों पदों का हमें आधा कर लेना होता है, ठीक है, जिससे हमें वैल्यू मिल जाती है। ठीक, तो यह फॉर्मूला लगा के आप अप्लाई कर सकते हैं अगर अतिलघुत्तरी लघुत्तरी में आता है और बहुविकल्पी में आता है, तो इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। अगर विषम संख्या होगी तो एक संख्या आपको मिलेगी और जो एक संख्या मिलेगी वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वह संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब होता है जिन कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है उनको हम संपूरक कहते हैं। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। जिन भी प्रशिक्षुओं ने मेरी मास्टर क्लास अटेंड की है, जिस क्लास में मैंने आपको पूरा सिलेबस कवर करके बता दिया है, जिन्होंने भी मास्टर क्लास ली है वो बहुत ही आसानी से इन सभी प्रश्नों को कर पा रहे होंगे। सभी पूरा सिलेबस मैंने मास्टर वीडियो में कवर कर दिया है, एक एक टॉपिक सभी प्रकार के प्रश्न करा दिए हैं। तो ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गणित का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाओगे आपको मास्टर क्लास वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपके सभी विषयों की मास्टर क्लास बनवाई गई है जिसमें आपके पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। तो एक वीडियो से आप पूरे
सिलेबस को पढ़ सकते हो किसी भी विषय के। हर एक विषय के अलग अलग एक एक वीडियो मास्टर क्लास हमने बनाया है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। अभी आपने देखा जो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वह संपूरक होते हैं, यानी उनका योग 180 अंश होता है, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज आपने दोस्तों देखा होगा, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा ही यही होती है, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो हो वृत्त पे हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो 4 शीर्ष होते हैं चतुर्भुज में, और यह चारों शीर्ष जब वृत्त पे होते हैं तो इन्हें हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप ABCD देख पा रहे हो, यह चारों बिंदु वृत्त के परिधि पे हैं। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में जो चक्रीय बिंदु किसे हम बोलते हैं, जो परिधि पे स्थित बिंदु होते हैं उसे हम बोलते हैं चक्रीय बिंदु। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आपको कितने बिंदु मिलेंगे, चक्रीय बिंदु, तो यहाँ पे आप 4 बिंदु देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा 4 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए किसने कहा है सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। तो यह बोडिंगटन ने कहा है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही है, यह कथन बोडिंगटन का है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, अंक विस्तार में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं। अगर आपको सबसे छोटे अंक से आप सबसे बड़े अंक तक जा रहे हो, कोई भी अंक विस्तार आपको दिया गया है, संख्याएं दी गई हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं और हिंदी में हम प्रसार बोलते हैं। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, केंद्रीय प्रवृत्त के माप हैं मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक या उपर्युक्त सभी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति, कभी भी आंकड़े आपको दिए रहें तो उनके केंद्र की प्रवृत्ति कैसी है, उनका मान कितना है केंद्र में, ठीक है। इस प्रवृत्ति की माप किसके द्वारा हम लोग करते हैं, हम लोग मध्यमान के द्वारा भी करते हैं, मध्यांक के भी द्वारा करते हैं और बहुलक के भी द्वारा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है। तो गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का जो निर्माण होता है वह गुणात्मक वर्गीकरण है, तो गुणों के आधार पे होगा। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। तो मध्यमान अगर आपको निकालना है, मतलब किन्हीं संख्याओं का औसत आपको निकालना है, तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो जो भी संख्याएं होंगी उनका योग, यानी कि सिग्मा x संख्याएं और बटे संख्याओं की संख्या कितनी n। तो यही फॉर्मूला होता है मध्यमान के प्रत्यक्ष विधि का, जो सूत्र होता है यही होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा m बराबर सिग्मा x बाई n, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए निम्न संख्याओं का मध्यमान है, तो इन संख्याओं को आप जोड़ लीजिए बटे संख्याओं की संख्या। तो 6, 8, 14 हो जाएगा, और 14 और 9 23 हो जाएगा, 23 और 13 36 हो जाएगा, 36 और 14 50 हो जाएगा, 50 बटे संख्याओं की संख्या कितनी है 5। तो 5 से 50 को काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 10, ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, आवृत्त वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है कहलाता है। तो कोई भी आवृत्ति वितरण दिया है, कोई भी आवृत्ति विवरण, कोई भी आवृत्ति वितरण अगर दिया है, कहीं पे संख्याएं लिखी हुई हैं, तो उसमें जिस संख्या की सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है, उसे हम लोग बहुलांक या बहुलक बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा दोस्तों रॉस द्वारा दी गई है, रॉस द्वारा दी गई है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है। सरल विधि है, अंक गणितीय पद्धति पर निर्भर है, तुलना संभव है या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। जो मध्य मान है, जो औसत वैल्यू होती है,
उसके बेनिफिट्स क्या हैं? आप बहुत ही आसानी से सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की जो संख्या होती है उससे आप भाग दे करके मध्यमान निकाल लेते हो, औसत निकाल लेते हो। यह विधि बहुत सरल है और अंकगणित की जो पद्धति है उसी पे निर्भर है, और जो तुलना होता है वह संभव होता है। दो आंकड़े जैसे अलग अलग दो आंकड़े अगर आपको दिए हैं तो मध्यमान अगर आप दोनों आंकड़ों का निकाल लेते हो तो आप तुलना कर सकते हो। तो यहाँ उपर्युक्त सभी ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो मध्य अंक मतलब कि मध्य के अंक के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन बाज हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमांत तो बिल्कुल नहीं ज्ञात करते हैं हम, सीमाओं से हमें कोई मतलब नहीं होता है जब हम मध्यांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बाज हो जाएगा, मध्य बिंदु वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 32 है, बहुलांक अन्य नाम से जाना जाता है। बहुलांक अभी प्रश्न में आया था तो मैंने आपको बताया, इसे बहुलक कहते हैं और इसी को इंग्लिश में मोड भी कहते हैं, और हिंदी में भूइष्टक भी बोलते हैं इसे, भूइष्टक भी बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, मध्यमान की लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र है। तो मध्यमान की जो लघु विधि होती है इसका जो सूत्र होता है वह होता है m बराबर am प्लस सिग्मा एफ डी बाई n है यहाँ पे इनटू आई। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा, यह जो सूत्र होता है वह मध्यमान के लघु विधि या जिसे कल्पित विधि बोलते हैं उसका सूत्र होता है। इसके बाद देखिए आप प्रश्न संख्या 34 है, अव्यवस्थित प्राप्तांकों के मध्यांक की गणना का सूत्र है। तो मध्यांक हमें निकालना होता है, वह मध्यांक का सूत्र होता है m बराबर n धन 1 बटे 2वां पद। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आ सही हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन द आप देखेंगे तो ऑप्शन आ और द में कोई अंतर नहीं है, इनको अंतर रखना चाहिए था, इन्होंने प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक किया है। तो ऑप्शन आ और द दोनों ही सही है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, आंकड़ों 12 12 13 12 10 का बहुलक है। तो साफ दिख रहा है आपको 12 3 बार आ रहा है और 13 और 10 एक एक बार आ रहे हैं। तो जो बहुलक होता है वह क्या होता है? सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। ऑप्शन बाज हो जाएगा 12, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक होगा। तो आप अंकों को एक क्रम में लगाइएगा, जब भी बहुलक ज्ञात करिए, माध्यिका ज्ञात करिए, जो भी अंक दिए गए हैं 10 विद्यार्थियों के अंक दिए गए हैं और इसमें से बहुलक आपसे पूछ रहा है। तो आप देखोगे 10 यहाँ आ रहा है, 10 यहाँ आ रहा है, 10 यहाँ आ रहा है, 10 यहाँ आ रहा है। 10 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और बाकी ने आप देखोगे 12 जो है वह 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं 12 अंक। ठीक है, बाकी और संख्याएं कम में आई हैं। ठीक है, तो 10 सबसे अधिक बार सबसे अधिक अंक प्राप्त किए गए हैं, 10 अंक सबसे अधिक बार विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किया गया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, प्रश्न 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो या तो खुद से विभाजित होती हैं या फिर एक से विभाजित होती हैं। ठीक, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? एक को हम लोग अभाज्य संख्या में नहीं रखते हैं और बाकी 2 जो हो जाएगा वह अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि ये खुद से या फिर एक से कटता है। 3 इसी प्रकार से, 4 जो होता है वह 2 से कट जाता है, इसलिए भाज्य संख्या हो गया। 5 अभाज्य संख्या है, 7 जो है वह अभाज्य संख्या है और 11 अभाज्य संख्या है। तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हो गई और इनका माध्यिका आपसे पूछ रहा है। तो माध्यिका यहाँ से आपको साफ दिख रहा है, जो बीच की संख्या है वह क्या होती है? माध्यिका। यहाँ विषम संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं इधर छूट रही हैं 5 के इधर और 2 संख्याएं इधर। बराबर संख्याएं जब छूट रही हों बाएं और दाहिने साइड, तो बीच वाली जो संख्या होती है वह क्या होती है? माध्यिका। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 5.0 वह माध्यिका हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? अब सेक 30 डिग्री का मान अगर आपको मान लेते हैं नहीं पता है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो cos 30 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप सेक 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 30 की वैल्यू जो होता है
वह √3/2 होता है। तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका जस्ट उल्टा, अंश को हर आप बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए, 2/√3। तो यह हो जाएगा वैल्यू, ऑप्शन बा जो हो जाएगा 2/√3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू sec थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cot थीटा को भी साइन कॉस के रूप में लिखेंगे और sec को भी। तो cot थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई cos थीटा। तो tan का उल्टा cot, तो इसे हम लोग अंश हर को आपस में पलट देंगे तो हमें cot की वैल्यू मिल गई, इंटू साइन थीटा है, cot थीटा हो गया, इंटू साइन थीटा हो गया, इंटू sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। अब देखिए यहाँ बटे में cos थीटा है, यहाँ ऊपर है, ये दोनों आपस में कट गए, यहाँ बटे में साइन थीटा, यहाँ ऊपर है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, वैल्यू बचेगा 1। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, साइन थीटा बराबर 1/1/√2, तो थीटा का मान होगा। अब साइन थीटा बराबर 1/√2 है, तो 1/√2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब दोनों जगह से साइन हटा दीजिए, थीटा का मान आ जाएगा 45 अंश। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 45 अंश, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, मान 1 आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए का गुणा सेक स्क्वायर में होगा, तो कॉस स्क्वायर ए का उल्टा 1/सेक स्क्वायर ए होता है, तो दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है। तो बेलन के केवल वक्र पृष्ठ का, अगर बेलन के केवल जो कर्व्ड एरिया है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो, उसका पृष्ठ निकालना हो, तो वह होता है 2πr इंटू एच। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। तो शंकु का तिरछी ऊंचाई जो होता है वह आप फिगर में देखोगे, शंकु के तिरछी ऊंचाई L होता है, और इसका L का जो मान होता है वह होता है √h² प्लस r²। तो L की वैल्यू होती है, ऑप्शन सा में दिया गया है, L बराबर √h² प्लस r²। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे हम लोग कहते हैं। तो प्रत्येक युग्म समांतर है, दोनों युग्म समांतर हैं, इसे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, यदि दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी। जो प्रश्न में दिया गया है उसी अनुसार आप ऑप्शंस को देखिए। अब ऑप्शंस को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, एक संख्या है जिसके दहाई का जो अंक है वह इकाई के अंक से 3 कम है, दहाई का अंक कम है इकाई के अंक से 3। ठीक, और अगर बोल दे रहा है यहाँ पे कि दहाई का अंक जो है और इकाई का अंक है, इसको अगर हम जोड़ लें और संख्या का मान हम लोग ले लें, तो संख्या का मान 4 गुना है इन दोनों अंकों के योग के। ठीक, तो वही आपको यहाँ पे देखना है। पहले तो आप देखिए कि दहाई का अंक 3 कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं सभी में दहाई का अंक 3 कम है। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है तो 3 है। ठीक, ये तो आपने देख लिया। अब आपको क्या देखना है, दोनों अंकों का जोड़, दोनों अंकों का जोड़ यहाँ पे 5 आ रहा है और यह जो संख्या है वह 14 है। अब 5 का गुणा 4 में आप करोगे तो 20 आएगा, जबकि यहाँ संख्या हमें 14 ही दी गई है। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि अगर अंकों को आप जोड़ोगे तो वह अंकों को अगर आप जोड़ते हो और उनमें 4 का गुणा करते हो तब आपको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन सा में अगर हम देखें
3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 से गुणा हम कर देंगे 4 में तो हमें 36 मिल जाएगा। वही संख्या मिल रही है, यानी कि यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सा। यह दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों आप चाहें तो लघुत्तरी में पूछेगा तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। इकाई के अंक को आप x मान लेंगे तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, x-3, और इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैराथन क्लास में मैंने सॉल्व भी कराया है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। ऑप्शन 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 616। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से आर निकाल लोगे, और जब आप यहाँ से आर निकालोगे तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू 14 मिलेगी, और 14 का 2 गुना कितना होता है, 28 होता है। और 2 गुना हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 28 मीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है। इसके बाद प्रश्न संख्या 48 है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। तो चारों कोणों का योगफल जो होता है 360 अंश होता है। इसे आप कितना लिख सकते हैं, 4 गुणे 90 अंश लिख सकते हैं। और 90 अंश क्या होता है, समकोण जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हो जाएगा 4 समकोण के बराबर। तो ऑप्शन सा दिया गया है 4 समकोण, तो ऑप्शन साफ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु होता है कहलाती हैं। तो अगर एक उभयनिष्ठ बिंदु है चतुर्भुज में दो भुजाओं का, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग क्रमागत भुजाएं आप बोल लीजिए या संलग्न भुजाएं बोल लीजिए, एडजेसेंट साइड्स बोल लीजिए। यहाँ पे आप क्रमागत भुजाएं या इन्हें संलग्न भुजाएं हम बोलते हैं, या फिर एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो अगर दो भुजाओं की कोई उभयनिष्ठ बिंदु है, कोई भी भुजा देखिए आप, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी चतुर्भुज को आप देखिए, ए बिंदु जो है वह ए बी रेखा में भी है और ए सी में भी है। तो ए क्या है, तो ए बी और ए सी को हम लोग क्या कहेंगे, अगल बगल की रेखाएं, या फिर क्रमागत भुजाएं बोल सकते हैं, या फिर संलग्न भुजाएं बोल दीजिए, एडजेसेंट साइड्स बोल दीजिए। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 50 है, चतुर्भुज के अंत कोण होते हैं। तो अंत कोण नहीं, चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं। तो चतुर्भुज के कितने अंतः कोण होते हैं, चतुर्भुज के 4 अंतः कोण होते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा सा, वह सही हो जाएगा 4। इसके बाद प्रश्न संख्या 51 है, वर्ग की भुजाएं होती हैं केवल 2 सम्मुख भुजाएं बराबर, सभी असमान, या केवल 2 असमान भुजाएं बराबर, या केवल 2 आसन्न भुजाएं बराबर। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा सभी बराबर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं लंब बराबर, असमान या समांतर। तो आयत के विकर्णों की बात की गई है। एक आयत आप बनाइए और इसमें आप विकर्णों को दिखाइए, ए बी सी और डी, यह चतुर्भुज आयत है। अब इसमें सी और बी को अगर आप मिला देते हैं तो एक विकर्ण ये हो जाएगा, ए और डी को आप मिला देते हैं तो एक विकर्ण ये हो जाएगा, ठीक। अब ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, जो एडी है और जो बीसी भुजा है, यह आपस में बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे को लंब पे नहीं काटते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 53 है, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं असमान, समान, तिरछी, या केवल 2 समान। ये अभी आपने देखा वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वह समान होती हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। कोई भी समांतर चतुर्भुज आप ले लो, उसके जो सम्मुख कोण होंगे वह बराबर होंगे, ठीक। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 55 है, चतुर्भुज के प्रकार हैं समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह सभी समलंब चतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो उपरोक्त सभी
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, आयत एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है? तो आयत में आयत जब भी आप बनाते हो तो आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं, और जो सभी अंतःकोण होते हैं वह 90 अंश के होते हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज और होती है, आमने सामने की भुजाएं होती हैं वह समांतर होती हैं। तो इसको आयत को हम लोग समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। ठीक है, जितने भी आयत होते हैं सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा समांतर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। अब कोई भी चतुर्भुज हो, समांतर हो, सम हो, समलंब हो या फिर पतंग हो, सभी में क्या होता है? सभी में अंतःकोणों का जो योग होता है वह 360 अंश होता है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे 360 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, समचतुर्भुज के कोण होते हैं। तो समचतुर्भुज के कोण जो होते हैं वह आपको पता है रोम्बस में कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है समचतुर्भुज की, रोम्बस की, वह सम्मुख कोण उसमें बराबर होते हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा सम्मुख कोण बराबर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। अब कोई संख्या है जिसके वर्गमूल में कोई केवल 2 अंक आ रहे हैं। ठीक, अब संख्या है, कोई संख्या है, ठीक, उसका वर्गमूल लिया गया है और वर्गमूल में केवल 2 अंक आ रहे हैं, यानी कि मान लेते हैं उसमें 10 आ रहा है। वर्गमूल इसका क्या क्या आ सकता है? 10, 11, 12 और 13 से लेकर के इस तरीके से 99 तक, 2 तक की संख्याएं यही होती हैं, 2 अंकों की संख्या यही होती हैं, 10 से लेकर के 99 तक। तो संख्या का जो वर्गमूल ले रहे हैं तो जो वर्गमूल आ रहा है वह 2 अंक का आ रहा है। तो अब कौन सी संख्याएं वर्गमूल आ रही हैं यह आप जान गए होंगे। तब यहाँ पे ऑप्शंस में आपसे क्या पूछ रहा है? एक, तो वह संख्या कितने अंक की होगी? 1 या 2 अंक की होगी, 2 अंक या 3 अंक की होगी, 3 अंक या 4 अंक की होगी, या फिर 4 अंक या 5 अंक की होगी? तो देखिए 10 का वर्गमूल, 10 किसका वर्गमूल होता है? तो 10 का वर्ग कर लीजिए यानी कि 100, और 99 किसका वर्गमूल होता है? 99 का गुणा आप 2 बार करिए तो 99 गुणे 99 आता है 9801। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक 3 अंक की संख्या मिल रही है, एक 4 अंक की। ठीक है, तो जो भी 2 अंक की संख्याएं हैं उनका जो वर्ग है उन संख्याओं में कितना अंक है? या तो 3 अंक है या फिर 4 अंक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 3 अंक या 4 अंक, यह सही हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या के वर्गमूल में अगर केवल 2 अंक हैं तो उस संख्या में वह संख्या जो होगी वह 3 या 4 अंकों की होगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, 3 सही 3/8, यानी कि इसे आप अगर भिन्न के रूप में लिखें तो कितना लिख सकते हैं? 8 त्रिक 24 और 3 27/8 का घनमूल है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27/8। अब क्यूब रूट ले रहे हैं, 27 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3 का क्यूब, और 8 को कितना लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, या फिर इसे क्यूब रूट में ही लिखें तो 3/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, होल क्यूब लिख सकते हैं। अब 3/2 करनी में से बाहर आ जाएगा क्योंकि करनी की जो घात है और अंदर जो संख्या की घात है 3/2 की घात है वह बराबर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सा जो हो जाएगा 3/2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 है, 5√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा होगी। अब किसी वर्ग की भुजा अगर a है तो उसका विकर्ण जो होता है वह a√2 होता है। ठीक, तो a√2 विकर्ण की जो लंबाई दी गई है, a√2 की जो लंबाई दी गई है 5√2 दी गई है, तो √2 से √2 कट जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा? 5, यानी कि भुजा कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर की होगी। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। अब सर्वसमीका आपको पता होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 है तो 1 में से 1/2 घट जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। ऑप्शन दा जो हो जाएगा
1/2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है, संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है यदि कोण ACB 40 अंश तो कोण AOB की माप होगी। अब यहाँ पे वृत्त को आप देखिए दोस्तों, वृत्त में O केंद्र है, ठीक। अब एक पॉइंट वृत्त पे A है, B है और एक पॉइंट C है। अब AB को अगर आप देखें तो AB क्या है, AB वृत्त पे स्थित दो बिंदु हैं। इसमें ध्यान से आप देखोगे तो C पॉइंट जो है वह A और B दोनों से मिल रहा है, ठीक है। यानी कि यह जो AB अगर एक जीवा है, AB अगर एक जीवा है तो इस जीवा के द्वारा यह वृत्त पे के परिधि पे बना हुआ कोण है। जो C कोण, जो यहाँ पे मान जिसका दिया गया है कोण ACB, कोण ACB 40 अंश जो है वह जीवा AB द्वारा परिधि पे बना केंद्र है और हमसे मान किसका पूछ रहा है, कोण AOB का। यानी कि कोण AOB इसका जो केंद्र पे बना हुआ कोण है इसका मान पूछ रहा है। तो आपको पता है, अब O को अगर आप देखें AOB तो यह O बिंदु जो है वह केंद्र है और यह भी जीवा AB के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण है। तो किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पे जो कोण बनाया जाता है वह परिधि पे बने कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पे बने कोण का दूना होता है। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कोण AOB बराबर होगा 2 इंटू कोण ACB, ठीक। तो 2 इंटू कोण ACB यानी कि 40 अंश, यानी कि 40 दूनी 80 अंश। तो कोण AOB जो केंद्र पे बना कोण होगा वह परिधि पे बने कोण का दूना होगा, ठीक है। किसी भी जीवा द्वारा जो केंद्र पे बना कोण होगा वह परिधि पे बनाए गए उसी जीवा द्वारा परिधि पे बने कोण का दूना होगा। तो कोण AOB का मान 80 अंश हो जाएगा। ऑप्शन दा जो हो जाएगा 80 अंश, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, परिमेय 4/5 तथा 8/15 का भागफल है। तो 4/5 8/15, ठीक। इसके बाद देखिए ये जो हर में है इसका गुणा अंश में और जो यहाँ पे हर में है इसका गुणा यहाँ हर में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का गुणा 15 में होगा और ऋण 5 का गुणा हो जाएगा 8 में, ठीक। तो अब 4 दूनी 8 और 5 त्रिक 15, तो ऋण 3/2 यह जो हो जाएगा यह हमको वैल्यू मिल जाएगा। भागफल जो मिल जाएगा वह कितना आ जाएगा, वह ऋण 3/2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या है। अब प्रतिदर्श समष्टि आपको पता है, जब एक पासा हम लोग फेंकते हैं तो उसका प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं पासे पे। 1 अंक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या है। अभाज्य संख्याएं कितनी हैं यह पूछ रहा है। अगर हम लोग एक पासा फेंकते हैं तो कितनी अभाज्य संख्याएं आ सकती हैं। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। तो 3 अभाज्य संख्याएं आ सकती हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66, यह हमने देखा 0.40 और 8 का घनमूल है। यह प्रश्न हमने पहले भी देखा, लेकिन वहां प्रश्न में क्या लिखा था, 0.0000008 लिखा था, इसका घनमूल पूछा था। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 ही जीरो दिया है। ऑप्शंस वही है, मतलब कि क्वेश्चन ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक करेक्शन है, यहाँ पे 5 जीरो होने चाहिए, ठीक है। दशमलव के बाद 5 जीरो फिर 8, तब हमें घनमूल कितना मिला था, 0.02। तो ऑप्शन बा सही होगा। यहाँ पर भी बस इन्होंने प्रश्न रिपीट तो किया है, लेकिन जो वैल्यूज है, जो प्रश्न में यहाँ संख्या लिखना था, यहाँ पे एक शून्य छूट गया। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 67 है, sin 30/cos 30। तो sin 30 cos 30 की जो वैल्यू होती है वह बराबर होती है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, मान जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, 5x = y और 2x + y के हल में y का मान है।
अब इसका हल हमें निकालना है और y का मान हमको देखना है, y का मान कितना होता है। तो अब y का मान यहाँ से हमें पता है 5x, इस y के मान को हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो 2x धन 5x बराबर 7 हो जाएगा। दूसरे समीकरण में रखने पे 7x बराबर 7 यानी x बराबर 1 आ जाएगा, और इसी x बराबर 1 का मान पहले समीकरण में रख दीजिए 5x बराबर y में, तो y का मान कितना आ जाएगा 5, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 5, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, cot 30 बाई tan 45। अब cot 30 कितना होता है, tan 30 का उल्टा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, और बाई tan 45 एक होता है, tan 45 का मान 1 होता है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू √3, ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 70 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमको दे दिया गया है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 8800। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7, अब उधर भेजेंगे 22/7 को, तो 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 22 का भाग हो जाएगा, ठीक। तो 22 से 88 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा 400, और इधर 7, तो ये कितना आ जाएगा 28, या 400 आप ऐसे ही लिख लीजिए गुणे 7। आर स्क्वायर का वैल्यू है 400 गुणे 7, या फिर इसे 400 कितना होता है, आर की वैल्यू कितना लिख सकते हैं √400 गुणे 7, या फिर जो दोनों आपस में गुणे में हैं उनको अलग अलग रूट में लिख लीजिए, तो आर बराबर हो जाएगा √400 और गुणे √7 हो जाएगा। अब √400 का वैल्यू 20 हो जाएगा और √7 ऐसे ही रह जाएगा, तो 20√7 वैल्यू आ जाएगा 20√7, ऑप्शन दा में दिया गया है, लेकिन इन्होंने थोड़ा अलग लिखा है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, 20 बगल में लिखा जाएगा √7 के, 20√7 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, 2x² - x - 1 के हल हैं। अब हल जो होते हैं समीकरण के वही होते हैं जिनको अगर हम लोग वैल्यू रख दें समीकरण में और मान हमको दोनों पक्षों का बराबर मिल जाए, तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। ऑप्शन आ में x की वैल्यू, पहली वैल्यू 1 दिया है, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1, यानी कि 0 आ रहा है, मतलब 1 तो होगी वैल्यू, x की एक वैल्यू 1 होगी, यह तय हो गया, यह आपने देख लिया। अब दूसरी वैल्यू आप रख के देखिए, दूसरी वैल्यू कितना है ऋण 1/2, तो यहाँ पे अगर ऋण 1/2 वैल्यू हम लोग रखते हैं 2x² में, तो 2 × x², ऋण 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, और माइनस कितना वैल्यू रख रहे हैं ऋण 1/2, तो ये हो जाएगा धन 1/2 और ऋण 1, तो कितना हो जाएगा, अब 2 से 4 यहाँ कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1/2 धन 1/2 और ऋण 1, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 0, यानी कि 1 और ऋण 1/2, यह देखिए पहले ही ऑप्शन में हमें क्या मिल गया, सोल्यूशन मिल गया, यह दोनों मान जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करके भी आप निकाल सकते हो, अब इसका मान आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि भी मैंने आपको बताया है। a और c का वैल्यू a × c आप निकाल लोगे 2 आएगा, और ऋण 2x धन x आप लिख दोगे बीच वाले पद को, तो आप गुणनखंड आसानी से कर लोगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब यहाँ से दोस्तों अगर आप अनुमान लगाना चाह रहे हो 14641 में के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, आपको ऐसे तो आइडिया होगा नहीं, ठीक है। आप वर्गमूल निकालना जानते हो भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, वहां से आप निकालोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से अनुमान आप लगा लोगे तो तुरंत आप अनुमान लगा लोगे। जैसे 100 का जो वर्ग होता है वह कितना होता है, 1 के आगे 4 0 यानी कि 10,000, ठीक। अब देखिए 100 अंक में 100 जो संख्या है इसमें कितने अंक है, 3 अंक हैं। इसी प्रकार से 10,000 जो वैल्यू मिल रहा है आपको,
वह एक संख्या है जिसका वर्गमूल 100 है। ठीक है, तो 14,000 भी क्या होगा, 14,000 का भी जो वर्गमूल आएगा उसमें भी कहीं ना कहीं 3 ही संख्याएं होंगी। तो ठीक है, तो 14,000 के आसपास की यह संख्या है, तो 14,641 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो यह 121 आता है। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा, 3 संख्याएं होंगी इसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 अंश है, चौथे कोणों का मान बताइए। चौथे कोण की माप है, तो 3 कोण हो गए 285 अंश के, तो चौथा कितना हो जाएगा, 360 माइनस 285 अंश यानी कि 75 अंश। ऑप्शन बा जो हो जाएगा 75 अंश, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे आपके पूरे गणित के सिलेबस पे, वह हमने देख लिए। अब यहाँ से दोस्तों आपको 4 या 5 नंबर बिल्कुल आपको करेक्ट मिल जाएंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों आप अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि यहाँ के जो कॉन्सेप्ट मैंने कम समय में सभी चीजें आपको बता दी हैं, सभी बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी बन सकते हैं, यहाँ से आप 4 से 5 नंबर इस वीडियो से ले करके जाओगे। और अगर आप मास्टर क्लास देख लेते हो, अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप गणित का मास्टर क्लास देख लेते हो जो मैंने बनाया है, वहां वह वीडियो अगर आप देख लेते हो तो वह आपका पूरा सिलेबस कवर कर देगा और आपको 25 में 25 लाने से कोई रोक नहीं सकेगा। ठीक है, तो मास्टर वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दे रहा हूं ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो, और अलग से भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा जिससे आपको वह वीडियो खोजने में दिक्कत ना हो। अब दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने सभी दोस्तों में, कॉलेज के ग्रुपों में, हर जगह शेयर कर दीजिए, ताकि कम समय में सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर पाएं। और अधिक से अधिक सभी ग्रुपों में आपको शेयर करना है, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। अगर आपने हमारे ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें। वहां पे भविष्य में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।